बच्चों, आज हम आपके सामने 10th क्लास का एक नया चैप्टर लाए हैं। ये चैप्टर जियोग्राफी का है, यानी कि भूगोल का। इसका फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ हमने नोट्स बना दिए आपके लिए। आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसमें जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है संसाधन और विकास, इसके बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले संसाधन की, कि संसाधन क्या होता है, ये संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन के यहाँ लिखा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, संसाधन कहलाती है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाती है, संसाधन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें पानी की, तो पानी भी क्या है, एक तरीके का संसाधन है, क्योंकि हम उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इंसान जिससे भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब बात करते हैं इन संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन जो है 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति का मतलब जन्म से या शुरुआत से, पृथ्वी जब से बनी है जब से। दूसरा है समाप्य के आधार पे, समाप्य का मतलब कौन से साधन खत्म हो सकते हैं और कौन से साधन खत्म नहीं हो सकते। तीसरा है स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व का मतलब है कि ऐसे कौन से संसाधन है जिन पे किसका अधिकार होता है, इंसान का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधनों को हमने बंटवारा जो करा स्वामित्व के आधार पे। और जो चौथा है वो है विकास के आधार पे। विकास का मतलब किन साधनों संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है और किन संसाधनों को घटाया जा सकता है। इनके भी अलग अलग प्रकार है, जिनमें से हम पहली बात करें उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है वो दो टाइप के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें कहा जाता है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब ये जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैव संसाधन ऐसे संसाधन है जो हमें जीव मंडल में प्राप्त होते हैं, उनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जान होती है। कोई भी ऐसी चीज जिनमें जान होती है वो सब जैव संसाधन है, जैसे मनुष्य और प्राणी जात। प्राणी जात का मतलब होता है पेड़ पौधे, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, प्राणी जात में निकल के आती है। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जान ही नहीं होती, जैसे चट्टाने, धातुएं, खनिज, ये सारे कौन से संसाधन है, ये सब हमारे अजैव संसाधन हैं। अब बात करते हैं समाप्य के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन हैं। तो समाप्य के आधार पे दो ही प्रकार से संसाधन है। पहला नवीकरण संसाधन, दूसरा अनवीकरण संसाधन। तो यहाँ नवीकरण के बारे में लिखा है, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रयोगकर्ताओं द्वारा पुनः उपयोग में बनाया जा सकता है, उन्हें नवीकरण संसाधन कहते हैं। और अनवीकरण संसाधन वे जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वे अनवीकरण संसाधन होते हैं। जैसे खनिज, खनिज का इस्तेमाल एक बार हो गया तो उसका इस्तेमाल दोबारा से नहीं होगा। लेकिन नवीकरण संसाधन क्या, जिनका इस्तेमाल एक बार करने के बाद दोबारा इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे पानी, पानी का इस्तेमाल एक बार करने के बाद वो गंदा हो जाता है, लेकिन उसको रिसाइकल करके दोबारा से लाया जा सकता है। तो यही हमारे नवीकरण और अनवीकरण संसाधन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब क्या था, अधिकार। अगर हम अधिकार के हिसाब से बात करें, तो अधिकार के हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इनमें जो पहला था व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन है जिन संसाधनों पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्राइवेट लोगों का हाथ होता है। जैसे मेरे घर पे मेरा अधिकार है, तो ये सब कौन से व्यक्तिगत संसाधन है। तो घर, जमीन आदि ये सारे व्यक्तिगत संसाधन के पार्ट है। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका इस्तेमाल सभी लोग करेंगे, वो कौन से संसाधन होंगे, सामुदायिक। राष्ट्रीय संसाधन किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं भारत के अंदर, भारत की घरेलू की सीमा के अंदर जो भी संसाधन मिलेंगे वो सारे ही राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन इसके बाद जो चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसको समझते हैं। कोई भी देश अगर वो समुद्र सीमा से टट के खड़ा हुआ है, या कोई भी देश समुद्र सीमा के बराबर में, तो समुद्र सीमा के 200 मीटर तक का दायरा, 200 मीटर तक का दायरा जो आता है, वो आता है देश के अंदर में। लेकिन 200 मीटर के बाहर का जो दायरा होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आता है। इसका मतलब समुद्र में 200 मीटर के बाद का जो डिस्टेंस होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है। अब हम अगला पढ़ते हैं विकास के आधार पे।
विकास के आधार पर संसाधनों को 4 प्रकार से बाँटा गया है। जो पहला संसाधन है संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है मतलब उपलब्ध है, परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन किसी देश में है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो संभावी संसाधन है। विकसित संसाधन के बारे में लिखा है, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन है। मतलब कि ऐसे संसाधन जो हमें मालूम है किस क्वालिटी में लेने, किस तरीके से लेने, किस तरह इस्तेमाल करना है, वो सारे कौन से संसाधन है? विकसित है, उनका विकास हो चुका है। अगला जो संसाधन है वो है भंडारित संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव से मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित संसाधन। इसका मतलब ऐसे संसाधन जो हमारे पहुंच से बाहर है, जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, वो सारे कौन से संसाधन है? भंडारित संसाधन है। अब लास्ट है हमारा संचित संसाधन। वे संसाधन अभी तकनीक ज्ञान के उपयोग के प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, यहाँ कहना चाहता है कि कोई भी ऐसा संसाधन जो हमें मालूम है इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी टेक्निक नहीं है, तो वो सारे संचित संसाधन होंगे। लेकिन जो संसाधन मुझे मालूम ही नहीं है कि किस तरह से यूज़ होंगे, टेक्निक क्या है, तो वो भंडारित संसाधन है। विकसित संसाधन वो है जिनकी टेक्निक वगैरह सब कुछ पता चल चुका है। संभावित संसाधन वो है जिनके बारे में अभी तक कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये चारों संसाधन समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं धारणीय विकास क्या होता है। धारणीय विकास को दूसरा सततपोषीय विकास भी कहते हैं। धारणीय विकास में लिखा है संसाधनों को ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग करें ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता ही पूरी होती हो। सततपोषीय विकास कहलाता है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, धारणीय विकास या सततपोषीय विकास क्या है? देखो, हम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जिस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। तो किसी भी संसाधन का इस्तेमाल इस तरह करें कि वर्तमान पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल करे और आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल का इस्तेमाल वर्तमान पीढ़ी कर ही रही है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे यातायात बढ़ रहा है, आने वाली पीढ़ी को पेट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी भी उसका यूज़ कर सके और आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। अब इसी के बाद आता है हमारा एजेंडा 27। वो एजेंडा 21 कह रहा है 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एजेंडा पारित किया जिसको एजेंडा 21 कहा गया। भाई ध्यान रखना है हमें, ब्राज़ील शहर में 1992 में और कौन से शहर में? रियो डी जेनेरो नाम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का विकास सम्मेलन में ये पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी ज़िम्मेदार होता है, किस चीज़ को पर्यावरण को क्षति पहुँचाता है, जो भी चीज़ पर्यावरण को क्षति पहुँचाता है, उसको रोकना। तो एजेंडा 21 1992 में आया था, ब्राज़ील में हुआ था। कौन से शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की क्षति को रोकना। अब हमारा आता है अगला, संसाधन नियोजन क्या है? हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले नियोजन क्या होता है? नियोजन को इंग्लिश में कहा जाता है प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। अब संसाधन नियोजन का मतलब क्या है? संसाधनों के बारे में सोचना। तो संसाधन का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में सोचना संसाधन नियोजन कहलाता है। अब इसके बाद जो अगला है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब होता है बचा के रखना। संसाधन का मतलब संसाधनों को बचा के रखना। संसाधनों का इस्तेमाल हमें इस तरह कर से करना है कि हम उसको बचा के रख सकते हैं। तो उसी को संसाधन संरक्षण कहा जाता है। अब इसमें आ जाता है अगला भू संसाधन। देखो भाई, जो भू का मतलब है भूमि, भूमि मतलब ज़मीन। ज़मीन एक प्रकार का हमारा संसाधन है क्योंकि हमारी आवश्यकता को पूरी करती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन पे हम रहते भी और खेती भी करते हैं, तो दोनों चीज़ें निकल के आ जाती है। अब ये भू संसाधन है, ये एक प्रकार का संसाधन है। दूसरा पॉइंट दे रखा है, सभी कार्य भूमि पर आधारित है। सिंपल है, हम रहते भी भूमि पे, खेती भी भूमि पे करते हैं, तो हमारे सारे काम भूमि से जुड़े हुए हैं। अब भूमि भी एक सीमित संसाधन है, एक समय बाद ये खराब हो सकती है। इसके बाद कह रहा है, भारत के 43% पार्ट्स में भूमि कृषि योग्य है। भारत का जो भी भूगोल है, भारत के अकॉर्डिंग 43% भारत में ऐसी है जहाँ पे खेती की जा सकती है। बाकी 30% ऐसी ज़मीन है जहाँ पे पर्वतें और नदियाँ हैं। तो भारत में हमने ज़मीन की बात कर ली किस प्रकार से होती है। अब भारत में ये जो ज़मीन है इसका इस्तेमाल कहाँ किस लिए किया जाता है? तो भारत में जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल वनों को बनाने के लिए किया जाता है, कृषि करने के लिए किया जाता है, यातायात की सुविधा के लिए किया जाता है, रोड वगैरह बनाने के लिए और घर बनाकर रहने के लिए किया जाता है। ये सारे जो है किसके उपयोग है? भूमि के उपयोग, ज़मीन के उपयोग है। अब इसके बाद आता है भूमि निम्नीकरण या मृदा अपरदन क्या है? भाई भूमि निम्नीकरण का मतलब है
भूमि का अधिक उपयोग करने के कारण उसमें जो आने वाली कमी होती है उसे भूनिम्नीकरण कहते हैं। ठीक है भाई? अब ये जो भूनिम्नीकरण है उसके कई सारे कारण हैं। खनन, खनन का मतलब खुदाई। हम हर जगह खुदाई कर जैसा अभी मेट्रो का काम चल रहा है, ज़मीनों को खोद के रख दिया, तो इसी तरह खनन के काम से भूमि का निम्नीकरण होता है। अतिचरण, अतिचरण का मतलब होता है पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब पाला जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा घासें वगैरह खाते हैं, जिसकी वजह से घासों की या ज़मीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। अति सिंचाई का मतलब है ज़मीनों को जब पानी ठीक से नहीं मिल पाता। औद्योगिक प्रदूषण का मतलब जितने भी उद्योग हैं, उनका जो भी पॉल्यूशन है, वो कहाँ जाता है? ज़मीनों पे जाता है। 5वां पॉइंट है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन का मतलब है पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है। तो ये सारे भूमि निम्नीकरण के पॉइंट्स थे या मृदा अपरदन के भी थे। मृदा अपरदन या भूमि निम्नीकरण का मतलब है भूमि की उपजाऊ शक्ति का धीरे-धीरे खत्म होना। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म क्यों होती है? या तो ज़मीन की खुदाई चल रही हो, या तो पशुओं को ज़्यादा पाला जा रहा हो, या उन ज़मीनों को सिंचाई के लिए पानी ना मिला हो, या उद्योगों का प्रदूषण आ रहा हो, या वनों को धीरे-धीरे काटा जा रहा हो। तो ये सारे रीज़न किसके थे? भूमि निम्नीकरण के या मृदा अपरदन के। अब भूमि को बचाना ज़रूरी है, तो इसीलिए जो अगली हेडिंग है वो है भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि को बचाना है तो सिंपल से जो हमने कारण पदे पढ़े थे उन्हीं को ठीक कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँगे, पेड़ों को काटने से बचाएँगे, पशुओं के चारण पे रोक लगाएँगे, खनन पर नियंत्रण, खनन का मतलब खुदाई इस तरीके से करेंगे हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। उद्योगों का दूषित जल अलग से साफ़ करना, उद्योगों का दूषित जल वगैरह ज़मीन पे नहीं फेंकेंगे। तो ये सारे रीज़न हो गए इसके। अब बात करते हैं मिट्टी। भाई मिट्टी भी एक तरह का संसाधन है, ठीक है? और मिट्टी का जो निर्माण है बहुत ही धीमा। मिट्टी के एक कण को बनने में 100 साल या हज़ारों साल लग जाते हैं। तो मिट्टी का जो प्रोसेस है बनने का वो बहुत ही स्लो है। अगला जो बोला है पानी के बहाव और चट्टानों में इसका निर्माण होता है। मिट्टी कैसे बनती है? जो पहाड़ है और पहाड़ों से जो पानी वगैरह निकलता है, तो वो पानी रिस-रिस के निकलता है जिसकी वज़ह से वो उसको खुरसता रहता है और वो मिट्टी बनती चली जाती है। तो इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। अब जो अगली हेडिंग है वो हेडिंग ये है मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो हमने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है कौन सी मिट्टी कहाँ होती है। इसको एक बार नोट्स में कर लेना और साथ में ये भी देखना कौन सी मिट्टी पे कौन सी खेती होती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो इसको आप फटाफट नोट कर लें कॉपी में। अब इसके बाद हम लास्ट हेडिंग पे आ जाते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप की होती है, एक बांगर होती है और एक खादर होती है। दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। तो जो बांगर होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है और जो खादर होती है वो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है। जो बांगर है उसके कण बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे-छोटे कण होते हैं। लेकिन जो खादर है उसके कणों में ज़्यादातर कंकड़ पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जो बांगर है उन्हें बार-बार नवीकरण किया जा सकता है, लेकिन जो खादर है उनका बार-बार नवीकरण मतलब रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। जो बांगर है, नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ पीड़ित निर्मित मैदानों में पाई जाती है। नदी के पास डेल्टा, डेल्टा जानते हैं ना इस टाइप के जो नदी के बाहर ट्रायंगल शेप में बन जाता है उसे डेल्टा कहते हैं। जो बांगर है, वो कहाँ पाए जाते हैं? नदी के पास डेल्टा में। लेकिन जो खादर है, नदी से दूर ऊँचे स्तर पे पाई जाती है। बांगर नदी के पास पाई जाती है और खादर नदी से दूर पाई जाती है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है।